आज कार एंड बाइक पे हम बात करेंगे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और जो बाज़ार में आने वाली कारें हैं उनमें से कौन सी कारें बैटरी इलेक्ट्रिक होंगी और कौन सी आइस होंगी, यही एक सवाल है जो काफ़ी कार निर्माता जो वो जूझ रहे हैं इस सवाल के साथ। आज बात करेंगे Hyundai मोटर कंपनी के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लान की घोषणा की गई है जिसमें कि आप देखेंगे अगले कुछ सालों में 6 बैटरी इलेक्ट्रिक कारें बाज़ार में उतारी जाएंगी। इसके बारे में हम बात करेंगे तरुण गर्ग के साथ, जो कि डायरेक्टर सेल्स मार्केटिंग और सर्विसिंग है Hyundai मोटर इंडिया। थैंक यू तरुण, बहुत धन्यवाद आपका कि आप आज हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। ये जो घोषणा आज हुई है Hyundai की तरफ से, ये मेरे ख्याल से पहली बार है कि भारतीय कार बाज़ार में किसी ने एक रोड मैप या एक प्लान हमें बताया है कि किस तरह से आगे प्रोग्रेशन होगा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आपकी कंपनी के साथ। ये क्यों ज़रूरी था और इसमें क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी हाइलाइट्स हैं, आप हमें बताएं। सिद्धार्थ, पहले आपका धन्यवाद मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए, और आपसे बात करके हमेशा एक बहुत ही अच्छा एक अनुभव होता है। सो यस, आज एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट है Hyundai मोटर इंडिया की तरफ से, जो हमने कहा है कि हम अपने BEV के पोर्टफोलियो को 2028 तक 6 गाड़ियों तक ले जाएंगे। और यहाँ पे कई चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट हैं। एक, हमने ये भी कहा है कि जो eGMP प्लेटफॉर्म, जो कि Hyundai मोटर ग्रुप का एक प्लेटफॉर्म है, कुछ गाड़ियाँ जो इन 6 में से होंगी वो eGMP प्लेटफॉर्म पे होंगी। और eGMP प्लेटफॉर्म की खास बात ये है कि वो एक बहुत ही मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है डिफरेंट बॉडी टाइप्स करने की। उसमें जो इंटीरियर स्पेस है गाड़ी का, उसमें वो काफ़ी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो HVAC है वो एक इंजन कंपार्टमेंट में चला जाता है। उसमें जो कंसोल है वो आपका स्लाइडिंग हो जाता है, फ्लोर जो है वो आपका फ्लैट हो जाता है, जो कॉकपिट है वो आपका स्लिम हो जाता है। जो इस परफॉर्मेंस की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है BEVs के लिए, 260 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पे जा सकते हैं। और अगर हम रेंज की बात करें, उसमें क्षमता है कि वो 800 किलोमीटर की रेंज जो है वहाँ तक जा सकता है। और ऑफ कोर्स रिलायबिलिटी है, बिकॉज इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो बहुत सारी इसमें खूबियाँ हैं eGMP प्लेटफॉर्म का, तो ये हमें एक एडवांटेज मिलता है। तो कुछ गाड़ियाँ, जैसे मैंने बताया, eGMP प्लेटफॉर्म की होंगी। दूसरी तरफ कुछ गाड़ियाँ हमारी IC डिराइव्ड प्लेटफॉर्म में भी हम लोग निकालेंगे, क्योंकि उससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है कि एक ऑटोमेटिकली उसमें कई सारा लोकलाइजेशन ऑलरेडी है हमारे पास। तो जबकि EV के लिए उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ लेकिन एडवांटेज बिकॉज ऑफ लोकलाइजेशन है, तो वो कुछ एडवांटेज मिलती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो 6 गाड़ियाँ हैं, लगभग आप मान सकते हैं कि मोटा मोटा 3 गाड़ियाँ eGMP प्लेटफॉर्म पे होंगी, 3 गाड़ियाँ IC डिराइव्ड प्लेटफॉर्म पे होंगी। इसके अलावा अगर आप बॉडी शेप की बात करें तो ये SUV, CUV और सेडान बॉडी शेप में होंगी। अगर आप सेगमेंट की बात करें तो मास सेगमेंट और मास प्रीमियम सेगमेंट दोनों में होंगे। अगर आप रेंज की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, जो eGMP की गाड़ियाँ हैं वो उनमें क्षमता है लगभग 800 किलोमीटर रेंज की, और जो हम IC डिराइव्ड की बात कर रहे हैं उनमें भी रेंज जो है वो लगभग 350-400 किलोमीटर की रेंज की हम बात कर रहे हैं। जो आप eGMP प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे साथ यहाँ पे है, जो कि काफ़ी बाज़ारों में ऑलरेडी एक सक्सेस बन चुका है, जर्मन कार ऑफ द ईयर भी जीत चुका है। तो उसकी कैपेबिलिटी की मेरे ख्याल से अभी उस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आप मास व्हीकल की बात कर रहे थे अभी, कि मास और मास प्रीमियम दोनों को आप एड्रेस करेंगे इस प्लान के साथ, क्या मैं ये मान सकता हूँ कि फिर वो जो मास मॉडल होगा जब भी आए वो बाज़ार में, वो आइस डिराइव्ड होगा, या ऐसा अभी नहीं कह सकते? देखिए, ऐसा अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों में स्टडी चल रहा है। और जो देखिए मास, अगर आप कहते हैं मास की, उसकी क्या खास बात होगी, अफोर्डेबिलिटी उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की कंसिडरेशन सेट में वो आ सके, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, जैसे रेंज का बताया मैंने आपको, कि एक मास मार्केट EV में भी कस्टमर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 300-350 किलोमीटर की रेंज चाहता है, तो उस चीज़ को हम देख रहे हैं। बॉडी टाइप, क्या लोकप्रिय बॉडी टाइप होगी, तो इन सब चीज़ों की जो है वो स्टडी चल रही है। और आज मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि आज एक बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन है कि हम जो ये फ्यूचर जनरेशन्स के प्रति जो हमारा कर्तव्य है कि सस्टेनेबिलिटी, और आप जानते ही हमने एक बियॉन्ड मोबिलिटी कैंपेन जो लॉन्च किया है, उसमें हम 3 पिलर की बात करते हैं, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी। और ये जो हमारा रोड मैप है, ये इन तीनों पिलर्स को जो है मद्देनज़र रखता है। और ऑफ कोर्स सस्टेनेबिलिटी तो है ही, बट इसमें कई इनोवेशन जो मैंने आपको eGMP प्लेटफॉर्म के बारे में बताई, या टेक्नोलॉजिकल जो मैंने इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बात की, वो इन सब चीज़ों को एनकम्पास करता है। तो यही कहना चाहूँगा मैं आपको कि येस। और आपने कहा कि कब गाड़ियाँ, तो कैलेंडर ईयर 22 में आप पहली गाड़ी जो है इन 6 BEV में से आप उम्मीद कर सकते हैं हमसे। मेरा अगला सवाल वही होने वाला था कि सबसे पहला मॉडल कब आएगा, क्योंकि
कोना का तो आप खैर ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और उसका मतलब काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस भी उसका अनुभव काफ़ी लोगों को है, काफ़ी आपके बायर्स भी हैं। तो 2022 में मतलब अगले साल जब वो कार आएगी तो जो ओवरऑल शिफ्ट है स्ट्रैटेजी में, ये आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे कंज्यूमर्स को? क्योंकि अभी जब हम बात करते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो ये एक टियर 1 ज़्यादा थोड़े से ज़्यादा प्रीमियम कस्टमर्स, यही एक अजम्पशन रहता है अभी। लेकिन आगे चलते हुए ये एक मास प्रोडक्ट जैसे आप कह रहे थे बनना ज़रूरी है, तो वो कम्युनिकेशन किस तरह से होगा? क्या वो स्ट्रैटेजी होगी आपकी अगले ये साल आपको से? बहुत अच्छा सवाल है सिद्धार्थ। और देखिए, ये जो BEV है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अभी इंडिया में स्टिल एक नेसेंट स्टेज पे है और इवॉल्व हो रहा है। तो डेफिनेटली जो कम्युनिकेशन होगा वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें एक डिजिटल का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि गाड़ी में हमारी एक और ख़ास बात है कि कनेक्टिविटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमें कस्टमर से बात करने का मौका बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसमें बहुत सारी हमें कस्टमर से उनके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने का हमें बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। तो अभी इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है कि हम किस तरह से इसमें आगे बढ़ेंगे। और मैं बोलूँगा कि जो पिछले 2 साल का हमारा अनुभव रहा है कोना का, वो बहुत अच्छा रहा है। ना सिर्फ कि हमें पता लगा कि इतने सारे कस्टमर एक 25 लाख की रेंज में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं, हमें गवर्नमेंट से बहुत अच्छा सहयोग मिला है। अगर आप देखें तो हमारा जो 100 गाड़ी का हमें EESL से ऑर्डर मिला, उसने हमें बहुत उत्साहित किया। और हमारे प्रोडक्शन और हमारे क्वालिटी और सप्लाई चेन को भी बहुत अच्छे फीडबैक कस्टमर से मिले हैं। हमारे जो डीलर नेटवर्क है वो देखते हैं कि ये जो EV के जो कस्टमर हैं उनकी क्या एंजाइटी हैं, किस तरह के उनका थॉट प्रोसेस है, इससे हम अपनी स्ट्रैटेजी इवॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमने रियलाइज़ किया कि कोना को बहुत सारे लोग घर पे ही चार्ज करते हैं। तो जो हमारी जो स्ट्रैटेजी थी घर पे चार्जर देने की, वो बहुत ही कामयाब रही है। जैसे मैं खुद एक कोना का यूज़र हूँ, 2 साल से कोना यूज़ कर रहा हूँ, और एक बार गाड़ी ओवरनाइट चार्ज करने के बाद आराम से 350-400 किलोमीटर चलती है और मुझे 1 हफ्ते तक उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है। दूसरा ये भी है कि इसके अलावा भी आपको इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए प्रॉबेबली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी आपको, जिस दिशा में हमने कदम बढ़ा लिया है। हमने ऑलरेडी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर और चेन्नई में फास्ट DC चार्जिंग बनाए हैं। eGMP प्लेटफॉर्म की खास बात एक ये भी है कि इसमें लगभग 18 मिनट में ही जो है चार्जिंग 80% तक चार्जिंग हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारी लर्निंग है और ये एक स्ट्रैटेजी जो है पूरा एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी के रूप में उभर के आएगी और जिस पे हमें काम करना होगा और इसे कंटिन्यूसली लर्न करना होगा। तो मैं ये नहीं कह सकता आपको कि 2022 में हम एक पूरी 100% एक एक स्ट्रैटेजी के साथ। इसमें एक खास बात यही होगी कि आप कंटिन्यूसली लर्न करके और उसको ट्वीक करते रहें और आगे बढ़ते रहें। नहीं, सही बात है। और लेकिन एक जो आपने मेंशन किया उस पर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गौर करना है, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे कोना के कस्टमर्स हैं या जो आज रेडी कस्टमर्स हैं एक बैटरी इलेक्ट्रिक के लिए, शायद उनका अप्रोच या मोटिवेशन थोड़ा सा अलग है। लेकिन आगे चलते हुए जो ग्राहक होंगे उनको शायद कंपैरिजन करना होगा कि अगर मैं पेट्रोल या डीज़ल की कार ख़रीदूँ या फिर इलेक्ट्रिक ख़रीदूँ, मेरे लिए क्या ये अफोर्डेबिलिटी सिमिलर है, एटलीस्ट विद इन अ सर्टन रेंज सिमिलर है या नहीं। क्या उसके लिए ज़्यादा गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की ज़रूरत है या ज़्यादा इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की ज़रूरत है या दोनों? आई थिंक ये दोनों ही की ज़रूरत है। जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि जो आज का कोना कस्टमर है वो फर्स्ट टाइम बायर नहीं है और उनको ये लगता है कि यस, मैं एक अर्ली अडॉप्टर हूँ और मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि मैं एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। वो ग्रीन नंबर प्लेट की एक बहुत ही एक अच्छी खूबी होती है। मैं भी जब जाता हूँ तो वो एक ग्रीन नंबर प्लेट से एक बड़ी खुशी महसूस होती है, ना सिर्फ आपको मगर आपको लगता है कि यस, बाकी सब लोग भी आपको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, एक पॉजिटिव रिस्पेक्ट के साथ देख रहे हैं। एट द सेम टाइम गोइंग फॉरवर्ड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप विल प्रॉब्ली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी बिलीव जिस तरह से फ्यूल के प्राइसेस हैं और जिस तरह की अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो हमें ना सिर्फ अफोर्डेबिलिटी पे काम करना होगा मगर इसको एक ओवरऑल टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की भी एजुकेशन कस्टमर को देनी पड़ेगी और जिससे कि कस्टमर ये डिसीजन कर सके। और ज़्यादा, जैसे आपको बताया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस गाड़ी को देख सकें और इस गाड़ी की तरफ आकर्षित हो सकें, ताकि कि हम एक जो अपने फ्यूचर जनरेशन है उनको हम एक साफ एनवायरनमेंट और एक सस्टेनेबल फ्यूचर दे सकें। सो आई थिंक इन सब एस्पेक्ट्स में हमें काम करना पड़ेगा। जहाँ तक गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की बात है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट इस दिशा में काम कर रही है
हर तरह की स्कीम की मैं बात करूं, चाहे वो PLI स्कीम की बात करूं या मैं फेम की बात करूं, या जो आज 17 स्टेट्स ने लगभग रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स अलग अलग रूप से पॉलिसी निकाली है। लगभग 5 स्टेट्स ऑलरेडी ड्राफ्ट पॉलिसी में हैं। तो लगभग मैं कहूँ तो 70-80% स्टेट जो हैं ऑलरेडी इस दिशा में कदम दे रहे हैं, और तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। आई थिंक हम सबको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो BEV की एडॉप्शन है वो बढ़ सके इंडिया में। और वो मतलब आगे चलते हुए ज़्यादा इंसेंटिव्स या फिर ज़्यादा इस तरह के कदम हमें देखने को मिलेंगे, वो आई थिंक एक तरह से गारंटीड है। लेकिन एक लास्ट आखिरी सवाल, जो प्रोडक्शन होगा इन कारों का, क्या आपका जो अभी फ़िलहाल चेन्नई में प्रोडक्शन है वो उसको संभाल पाएगा या नहीं? और दूसरा, इसके क्या मायने हैं पूरे Hyundai मोटर ग्रुप ऑपरेशंस पे? क्योंकि ऑफ कोर्स Hyundai की जो पोजीशन है मार्केट में वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन बात चलते रहती है कि जेनेसिस का ब्रांड शायद आएगा, किया तो है ही ऑलरेडी, तो उन पे क्या इस स्ट्रेटजी का कोई असर या प्रभाव है? देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि पहली बात, अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो चेन्नई प्लांट की जो फिजिबिलिटी है कि क्या हम BEV बना सकते हैं कि नहीं, वो हमने करवा ली है। और हमारा प्लांट बिल्कुल सक्षम है BEV बनाने में, और पेट्रोल, डीजल, टर्बो, CNG के साथ वो BEV बना सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। दूसरा सवाल है आपका कि कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने आपको बताया है कि भी अभी हम मानते हैं कि हमारे पास इनफ कैपेसिटी है चेन्नई में, जो कि अगले 2 साल के लिए पूरी पड़ेगी, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे देखेंगे। तीसरा सवाल आपका है, ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्लान है हमारा 6 BEVs का, ये HMI का प्लान है। ऑब्वियसली EGMP जो हमारा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो हमें सपोर्ट मिलेगा अपनी Hyundai मोटर कंपनी से। उनका नज़रिया क्या है, किस तरह की सिनर्जी वो देख रहे हैं, वो मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा। और आज का दिन तो मैं यही चाहूँगा कि हम इसको एंजॉय करें कि यस, जो हमने ये आज एक बहुत ही एक सशक्त कदम रखा है आई थिंक इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ, जो 6 BEVs बाय 2028, आज हमें इसमें एक बहुत ही खुशी हो रही है। और ये हमारा आप लोगों से एक तरह से हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनके प्रति ये हमारा समर्पण है कि यस, हम जो है फ्यूचर क्लीन मोबिलिटी की तरफ बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कदम से कदम मिला के जो है इंडिया की इलेक्ट्रिफिकेशन में एक अच्छा रोल प्ले करना चाहेंगे। मैं इस कार के साथ काफ़ी वक्त गुजार चुका हूँ, तो एक्साइटमेंट लेवल मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑलरेडी ज़्यादा ही है। तो हम आशा करते हैं कि जो 2022 में कार आएगी वो बहुत जल्द हम चला पाएंगे। आज आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्लान को आगे आप जो लेके जाएंगे बाज़ार में, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, थैंक यू।